वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 102 पर आ जाइए यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज़ की बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 102 तक पहुँच सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट का पीडीएफ आपको रात तक जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करिए। तो यह असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित एक महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि है। सर्दियों के मौसम में यहाँ बड़ी संख्या में जलीय पक्षी एकत्रित होते हैं और वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा इसे महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र यानी साइट्स के रूप में, ठीक है, साइट्स में से एक के रूप में चुना गया है और इसे रामसर साइट के रूप में भी नामित किया गया है। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस आर्द्रभूमि के लिए उपयुक्त है? देखिए, आपको लोकटक का अगर पता होगा तो एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि असम की ब्रह्मपुत्र घाटी की बात हो रही है ऊपर। ठीक है, लोकटक मणिपुर में। ठीक है, सुर सरोवर या कीथम न्यूज़ में थी अभी हाल ही में, यूपी में है वो। ठीक है, तो ये दोनों कट जाएंगे, इनमें से एक आंसर होगा। क्या है इसका उत्तर? दीपोर बील, ऑप्शन नंबर बी। तो दीपोर बील जो है गुवाहाटी शहर से लगभग 10 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इसे असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित बड़ी और महत्वपूर्ण आर्द्रभूमियों में से एक माना जाता है। दीपोर बील का गुवाहाटी शहर के लिए प्रमुख जल भंडारण जो है बेसिन होने के अलावा जैविक और पर्यावरणीय महत्व भी है। किसका? दीपोर बील का। यह भारत में प्रवासी पक्षियों का एक प्रमुख स्थल है, जहां सर्दियों के मौसम में जो है जलीय पक्षियों की बड़ी संख्या इकट्ठा होती है। देखिए, दीपोर बील को एवियन जीवों की प्रचुरता के कारण जो है वो वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र या साइट्स के रूप में चुना गया है। ठीक है, दीपोर बील को नवंबर सन 2002 में रामसर साइट के रूप में भी चुना गया था, नामित किया गया था। ठीक है, बात अगर कीथम सुरसरोवर की करें तो उत्तर प्रदेश में, लोकटक मणिपुर में आपको पता होगा, और रुद्र सागर झील कहाँ पर है? त्रिपुरा में। ठीक है, त्रिपुरा असम में हो गई, उत्तर प्रदेश हो गई, और मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड एक सांविधिक निकाय है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन काम करता है। बताइए कौन सा करेक्ट है? सांविधिक निकाय है प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, करेक्ट है। और यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्य करता है, दूसरा भी करेक्ट है। दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय मतलब स्टैच्यूटरी बॉडी है, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन काम करता है। और भारत में हर साल प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में योगदान के लिए व्यक्तियों को राष्ट्रीय पुरस्कार देकर सम्मानित करता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 स्टेटमेंट है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह योजना सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में कोविड-19 के चलते इस निधि पर रोक लगा दी है। बताइए। देखिए, इस स्टेटमेंट के एलिमिनेट होने के चांस यहाँ पर ज़्यादा हैं, क्योंकि मंत्रालय कुछ का कुछ रख देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ सही है, करेक्ट है दूसरा स्टेटमेंट, और पहला भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है, तीनों के तीनों करेक्ट हैं। डी है इसका आंसर। तो उपरोक्त तीनों के तीनों करेक्ट हो गए। तो संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, ठीक है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम MPLAD एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसकी घोषणा दिसंबर 1993 में की गई थी। पहला वाला करेक्ट हो गया। और प्रारंभ में इसका क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत किया गया, जिसे अक्टूबर 1994 में 1994 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन को स्थानांतरित कर दिया गया, इसलिए करेक्ट है दूसरा स्टेटमेंट। अब देखिए, इस योजना के अंतर्गत संसद सदस्यों को प्रत्येक वर्ष यानी हर साल 2.5 करोड़ रुपए की 2 किस्तों में 5 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जाती है और यह राशि जो है वो नॉन लैप्सेबल होती है। ठीक है, अब इस राशि पर रोक लगा दी है कोविड-19 के चलते 2020 से अभी तक।
तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में कोविड-19 के प्रकोप के प्रतिकूल प्रभाव के मद्देनज़र 2020-21 और 21-22 के दौरान इस निधि के अस्थायी निलंबन को अपनी मंजूरी दे दी है। तीसरा वाला करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। ओसिरिस रेक्स मिशन जो है पृथ्वी के निकट क्षुद्र ग्रह की यात्रा हेतु रूस का पहला मिशन है। और वर्ष 2016 में ओसिरिस रेक्स जो है अंतरिक्ष यान को बेन्नू क्षुद्र ग्रह की यात्रा हेतु लॉन्च किया गया। फिर से सुन लीजिएगा स्टेटमेंट। वर्ष 2016 में ओसिरिस अंतरिक्ष यान को बेन्नू क्षुद्र ग्रह की यात्रा हेतु लॉन्च किया गया था 2016 में, यानी 4 साल हो गए। बिल्कुल करेक्ट है। जो ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष मिशन है, अंतरिक्ष यान है, उसको जो है बेन्नू जो क्षुद्र ग्रह है उसकी यात्रा हेतु लॉन्च किया गया था। इससे रिलेटेड प्रश्न एक थंबनेल पर पूछा है, उसका उत्तर क्या है? एस्टेरॉयड होगा, क्षुद्र ग्रह। ठीक है। ओसिरिस रेक्स जो मिशन है वो क्षुद्र ग्रह से रिलेटेड है। ये नासा का मिशन है, ठीक है, रूस का नहीं है। तो एलिमिनेट कर दीजिए पहला वाला स्टेटमेंट, केवल 2 इसका आंसर हो जाएगा बी। तो हाल ही में नासा ने ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान, ठीक है, नासा के जो ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान है उसने क्षुद्र ग्रह बेन्नू से पृथ्वी पर वापसी के लिए जो है अपनी 2 वर्षीय लंबी यात्रा शुरू कर दी है। और ओसिरिस रेक्स पृथ्वी के निकट मौजूद क्षुद्र ग्रह का दौरा कर उसकी सतह का जो है सर्वेक्षण करने तथा उसका नमूना एकत्र करने हेतु भेजा गया नासा का प्रथम मिशन है। ठीक है। पहला वाला गलत है। किसका है? नासा का, अमेरिका का, रूस का नहीं है। वर्ष 2016 में ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान को बेन्नू क्षुद्र ग्रह की यात्रा हेतु लॉन्च किया गया था। ये भी याद रखिएगा नाम, एस्टेरॉयड का नाम क्या है? बेन्नू। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। बांस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वर्ष 2017 में बांस को वृक्ष की श्रेणी से हटाने हेतु भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन किया गया था। क्या हुआ था ऐसा कुछ? हाल ही में तमिलनाडु में बीमा बांस से एक ऑक्सीजन पार्क निर्मित किया गया है। ठीक है। और बीमा बांस सर्वाधिक तीव्र गति से बढ़ने वाला बांस का पौधा है जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने हेतु सबसे अच्छा कार्बन सिंक है। क्या बताइए? देखिए पहला वाला करेक्ट है। और हाल ही में तमिलनाडु में बीमा बांस से एक ऑक्सीजन पार्क निर्मित किया गया। दूसरा वाला भी करेक्ट है। और तीसरा वाला भी करेक्ट है। बीमा बांस सर्वाधिक तीव्र गति से बढ़ने वाला पौधा है जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने हेतु सबसे अच्छा कार्बन सिंक है। तीनों के तीनों करेक्ट हैं। उपरोक्त सभी इसी तरह के प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा में पूछ लिए जाते हैं। तो वर्ष 2017 में बांस को वृक्ष की श्रेणी से हटाने हेतु भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन किया गया। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। परिणाम स्वरूप कोई भी बांस की खेती और व्यवसाय कर सकता है और इसकी कटाई करने तथा उत्पादों को बेचने हेतु अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। देखिए हाल ही में तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के कोयम्बटूर परिसर में बीमा बांस यानी बीमा बेम्बो से एक ऑक्सीजन पार्क जो है उसका निर्माण किया गया, इसलिए न्यूज़ में। और बीमा बांस को कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन, ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कम करने हेतु सबसे अच्छा कार्बन सिंक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। 101वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 342A राज्यपाल को राज्य में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े समुदायों को अधिसूचित करने का अधिकार प्रदान करता है। बताइए कौन सा करेक्ट है इनमें। देखिए पहले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पास था सांविधिक दर्जा, अब इसके पास हो गया संवैधानिक दर्जा, यानी अभी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एक तरह से। इससे पहले स्टैच्यूटरी बॉडी थी। 101वां नहीं 102वां संविधान संशोधन अधिनियम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देता है। गलत है पहला स्टेटमेंट। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 342A राज्यपाल को नहीं बल्कि भारत के राष्ट्रपति को राज्य में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े समुदायों को अधिसूचित करने का अधिकार प्रदान करता है। दोनों के दोनों हो गए गलत, है तो डी है इसका आंसर। तो 102वां संविधान संशोधन 2018 के तहत संविधान में अनुच्छेद 338B और 34A जोड़ा गया। ठीक है। अनुच्छेद 338B पिछड़े वर्गों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना से संबंधित है। पहले अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग यानी नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय था और अब हो गया है ये संवैधानिक। अनुच्छेद 342A राष्ट्रपति को, ठीक है, राज्यपाल को नहीं, राज्य में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को अधिसूचित करने का अधिकार प्रदान करता है। तो गलत है दूसरा भी और पहला भी गलत है। 102वां होना चाहिए 101 की जगह, राज्यपाल की जगह राष्ट्रपति होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारतीय बीमा विनियामक प्राधिकरण यानी इरडा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका गठन 1999 में मल्होत्रा समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था और सांविधिक निकाय है ये। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। देखिए इसके ऊपर शायद चर्चा की थी हमने कल, ठीक है। मल्होत्रा समिति इरडा से संबंधित थी कि नहीं थी? अब कल का जिसने करा होगा टेस्ट करेक्ट कर ले जाओगे इसको। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। सांविधिक निकाय है इरडा, ठीक है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये तो फुल फॉर्म है ना इसकी। भारतीय बीमा विनियामक प्राधिकरण हैदराबाद में, इसका मुख्यालय दिल्ली में नहीं है। सब कुछ दिल्ली में थोड़ी होगा। थर्ड को एलिमिनेट करिए, कितने कटेंगे? 2 कट गए, ठीक है। 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा सी। तो मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट की सिफारिश के बाद वर्ष 1999 में बीमा उद्योग को विनियमित करने और विकसित करने के लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी इरडा का गठन किया गया था। अप्रैल सन 2000 में इरडा को सांविधिक निकाय का दर्जा दिया गया, स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया। इरडा के प्रमुख उद्देश्यों में बीमा बाजार की वित्त सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु, ठीक है, सुनिश्चित करते हुए उपभोक्ता की पसंद और कम प्रीमियम के माध्यम से ग्राहकों की संतुष्टि को बढ़ाने के साथ ही प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना भी इसमें शामिल है, ठीक है। इसका मुख्यालय हैदराबाद में, नई दिल्ली में नहीं है इरडा का। गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट। पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा है इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। स्वामित्व योजना से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। स्वामित्व का फुल फॉर्म भी है एक। स्वामित्व एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी क्षेत्रों का सीमांकन करना है क्या? और वित्त मंत्रालय इस योजना के लिए नोडल मंत्रालय है क्या, बताइए। वित्त मंत्रालय इस योजना के लिए नोडल मंत्रालय नहीं है, गलत है। स्वामित्व योजना एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, पहला करेक्ट है। और इसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी क्षेत्र का सीमांकन करना है, दूसरा भी करेक्ट है। थर्ड को हटा दीजिए, थर्ड वाला नहीं होगा। कौन सा मंत्रालय फिर? पंचायती राज मंत्रालय। देखिए स्वामित्व का पूर्ण रूप क्या है? सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, ठीक है। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने स्वामित्व योजना को राष्ट्रव्यापी स्तर पर लागू करने के लिए फ्रेमवर्क जारी किया है, ठीक है। स्वामित्व योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसकी शुरुआत 24 अप्रैल सन 2020 को, यानी पिछले ही साल जो है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर की थी। करेक्ट है पहला। पंचायती राज मंत्रालय इस योजना के लिए नोडल एजेंसी है, ठीक है। इसने गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट। और भारतीय सर्वेक्षण विभाग इस योजना हेतु प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन एजेंसी है। और इस योजना का उद्देश्य है ग्रामीण भारत हेतु एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना, ठीक है। इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सॉल्यूशन, ठीक है। तो 2-3 चीज़ें जो याद रखने की हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 24 अप्रैल सन 2020 में। इस योजना के लिए नोडल मंत्रालय है पंचायती राज मंत्रालय, ठीक है। फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, 2 स्टेटमेंट बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। बौद्धिक संपदा अधिकार लोगों को बौद्धिक सृजन के परिप्रेक्ष्य में प्रदान किए जाने वाले अधिकार हैं। भारत बौद्धिक संपदा के व्यापार संबंधित पहलुओं पर समझौते के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। क्यों नहीं है भाई? है, भारत प्रतिबद्ध है। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। तो व्यक्तियों को उनके बौद्धिक सृजन के परिप्रेक्ष्य में प्रदान किए जाने वाले अधिकार ही बौद्धिक संपदा अधिकार कहलाते हैं। देखिए वस्तुतः ऐसा समझा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का बौद्धिक सृजन करता है तो, ठीक है, सर्वप्रथम इस पर उसी व्यक्ति का अनन्य अधिकार होना चाहिए। चूँकि यह अधिकार बौद्धिक सृजन के लिए ही दिया जाता है, ठीक है, बौद्धिक सृजन के लिए ही दिया जाता है, इसलिए इसे बौद्धिक संपदा अधिकार की संज्ञा दी जाती है।
ठीक है। अब वो काम या वो सृजन, आविष्कार हो सकता है, साहित्यिक, ठीक है, कलात्मक कार्य, प्रतीक, नाम, चित्र और व्यावसायिक पैमाने पर उपयोग किए गए डिजाइन हो सकते हैं। देखिए, बौद्धिक संपदा अधिकार सृजनकर्ता को एक निश्चित समय अवधि के लिए उसके निर्माण के उपयोग पर एक विशेष अधिकार देते हैं। ठीक है। भारत विश्व संगठन का एक सदस्य है। भारत जो है विश्व व्यापार संगठन का एक सदस्य है और बौद्धिक संपदा के व्यापार संबंधित पहलुओं पर समझौते के लिए प्रतिबद्ध है। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। ठीक है। भारत प्रतिबद्ध है क्योंकि भारत विश्व व्यापार संगठन का एक सदस्य है और बौद्धिक संपदा के व्यापार संबंधित पहलुओं पर समझौते के लिए प्रतिबद्ध है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% निर्धारित की गई? कौन सा मामला है वो? शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामला, गोलकनाथ मामला, पुट्टा स्वामी मामला या फिर इंदिरा साहनी मामला? शंकरी प्रसाद मामला नहीं है, गोलकनाथ नहीं है, पुट्टा स्वामी नहीं है, यह है इंदिरा साहनी मामला 1992। मामला कह लो या बाद कह लो या केस कह लो। देखिए, तो ये बात है 1992 की, वर्ष 1992 में इंदिरा साहनी मामले में। ठीक है। इंदिरा साहनी जजमेंट में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि दूर दराज के इलाकों की आबादी को मुख्य धारा में लाने हेतु केवल कुछ असाधारण परिस्थितियों में ही 50% के नियम में थोड़ी ढील दी जा सकती है। न्यायालय ने सरकार के निर्णय को बरकरार रखते हुए घोषणा की कि ओबीसी, ठीक है, यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी क्रीमी लेयर में शामिल उन्नत वर्गों को आरक्षण के लाभार्थियों की सूची से बाहर रखा जाएगा। ठीक है। जो लोग क्रीमी लेयर में आते हैं ओबीसी में, उनको आरक्षण की श्रेणी से बाहर रखा जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी स्वीकारा कि एससी और एसटी समुदाय यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के मामले में जो है क्रीमी लेयर की अवधारणा को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। तो है भी नहीं, अनुसूचित जाति जनजाति में ऐसा कुछ है तो नहीं कि क्रीमी लेयर वाले अलग, नॉन, ये अभी एक ही है सब। ठीक है। जो आरक्षण जनजाति समुदाय के लिए वो सारी जनजाति के लिए, जो आरक्षण अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, वो सारा अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है। ओबीसी में दो कर रखे हैं, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। चलिए, तो यही है सब, 10 प्रश्न थे ये। ठीक है। इनकी प्रैक्टिस एक बार करना। धन्यवाद।